हेलो स्टूडेंट्स, गाना एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटेक्निक का सत्र स्टार्ट हो चुका है। और इस सत्र में देखो भाई, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो इस सत्र में सब्जेक्ट है, पॉलिटेक्निक का सत्र है। पॉलिटेक्निक का 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, इस तरह से हमारे सेमेस्टर बटे हुए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 3 साल का हमारा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है। और इस सत्र में हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। और शुरू कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट कौन सा है? उस सब्जेक्ट का नाम है RCC। ठीक है, ये सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इस सब्जेक्ट को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के, जीरो से लेकर के हीरो तक बनेंगे। ठीक है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पॉलिटेक्निक में जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है या उसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उनको हम लोग पूरे तरीके से पढ़ें और समझें। ठीक है, तो आई होप मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इंजीनियर्स, तो हम लोग अपना सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। आरसीसी, आरसीसी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, आरसीसी पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई, आरसीसी पढ़ने से पहले भाई पहला चीज तो ये है कि आपको एक, आपने सब्जेक्ट सुना होगा या पढ़ा होगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दूसरा आपने पढ़ा होगा सोम, जिसको हम लोग मॉस भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सोम मॉस या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, इसका थोड़ा सा पता होना बहुत जरूरी है। तो इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए आरसीसी में आने से पहले। ठीक है, और एक सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल, या कह लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, तो ये हम लोग पता होना चाहिए आरसीसी में एंटर करने से पहले। ठीक है इंजीनियर्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है आदित्य और मैं पॉलिटेक्निक के सत्र के सब्जेक्ट शुरू कर चुका हूं और हम लोग बारी बारी इनको पढ़ेंगे। और हमारा प्रयास है कि आप लोगों को इनमें सफलता मिले, आप लोग बहुत अच्छी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएँ यहाँ से। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा छात्रों, तो हमारा भी हौसला बना रहेगा। हम आपके लिए तैयार हैं और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आएंगे और पढ़ाएंगे। तो इसमें दोबारा से कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि बी सपोर्ट। आप लोग खुद से लेक्चर अटेंड कीजिए, पढ़िए, खूब मेहनत करके लेक्चर लीजिए और आगे आइए। ठीक है, और अच्छे स्कोर कीजिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आरसीसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनाइज होता है कि आरसीसी है क्या। आरसीसी है क्या? ठीक है भाई, देखो, आरसीसी को हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि आरसीसी, आरसीसी, आरसीसी मीन्स आर स्टैंड्स फॉर रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स्ड, सी स्टैंड्स फॉर सीमेंट, एंड अगेन सी स्टैंड्स फॉर कंक्रीट। ठीक है,
अब आरसीसी है क्या? देखो आरसीसी एक ना हमारा कंपोजिट मटेरियल है। क्या है? कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है, जो 1 एंड 2 दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से? देखिए, पहला कंक्रीट और दूसरा रीइंफोर्समेंट, ठीक है। ये दो हमारे मटेरियल हैं, इनका कंपोजिट ही हमारा क्या कहलाता है? आरसीसी कहलाता है, ठीक है। आरसीसी देखो, अब हमेशा याद रखिए, पता होना चाहिए आपको कि जो कंक्रीट होती है, जो हमारी कंक्रीट होती है, वो हमेशा स्ट्रांग होती है, ठीक है। किसमें? इन दी कंप्रेशन। कंप्रेशन में हमारी कंक्रीट स्ट्रांग होती है हमेशा, बट वीक होती है। वीक होती है किसमें? टेंशन में। तो भाई देखो, कंप्रेशन और टेंशन मुझे बताने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग फाइनल में आ चुके हो। तो कंप्रेशन और टेंशन तो लगभग लगभग हम लोग अपनी बेसिक क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे कि होता क्या है, ठीक है। देखो, जब हमारे फ्लेक्सर मेंबर जब हमारे फ्लेक्सुरल मेंबर जब हमारे फ्लेक्सुरल मेंबर कंक्रीट के बनाए जाते हैं। फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग, बेंड होना, फ्लेक्सर होना। कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो बेंड होने की एबिलिटी रखता है, या उसको ऐसा माना जाता है कि वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसको ही बोला जाता है बेंड, यानी कि नमन। क्या बोलते हैं उसको? नमन। मेंबर दैट मीन्स अवयव, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल मेंबर, जब फ्लेक्सुरल मेंबर कंक्रीट के बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं? कंक्रीट के बनाए जाते हैं। तो जब फ्लेक्सुरल मेंबर कंक्रीट के बनाए जाते हैं, तो टेंसाइल जोन में कंक्रीट वीक होने के कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या नहीं कर पाती? रेजिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। देखो, कोई भी मेंबर है, आपने कोई भी मेंबर, देखो कोई भी एक मेंबर है हमारा, ये कोई बीम है, सपोज यहाँ पे लोड आया, लोड आने की वजह से क्या, वो बेंड हो गई। अब बेंड हो गई, हमने ऐसा मान लिया कि हमारी जो बीम है वो बेंड हो गई है। अब बेंड हो गई है तो क्या होगा कि इस तरफ जो खिंचाव पैदा हो जाएगा और ऊपर वाले फाइबर पे क्या हो जाएगा? दबाव पैदा हो जाएगा। तो ये वाले जो फाइबर होंगे और ये वाले जो फाइबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होंगी? यहाँ पे क्रैकिंग की प्रवृत्ति आ जाएगी और यहाँ पे क्या होंगी? दबाव की प्रवृत्ति आ जाएगी, ठीक है। तो जब ये प्रवृत्ति आ जाएगी तो फिर इसमें क्या होगा? तो वहाँ पे सिंपल सी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग फ्लेक्सुरल मेंबर, फ्लेक्सुरल का मतलब होता है बेंडिंग वाले मेंबर, या उनमें कोई भी फोर्स की वजह से बेंड आ सकता है, लोड की वजह से बेंड आ सकता है, या ऐसा माना जाता है कि बेंड आ जाएगा। तो फ्लेक्सुरल मेंबर जब कंक्रीट के बनाए जाते हैं, तो टेंसाइल जोन में कंक्रीट, क्योंकि देखो अभी मैं फिगर से बताऊंगा। सपोज मैं एक बीम ऐसे देखता हूँ, ये मेरी बीम है, एक मैंने 2D डायग्राम बनाया, और जब इसको सामने से देखूंगा मेरी बीम ऐसे है, इसकी एक एक्सिस ऐसे पास होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, इस जोन को हम लोग कंप्रेसिव जोन बोलते हैं, बॉटम जोन को हम लोग टेंशन जोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि जब बीम पर लोड आएगा, तो बीम पर लोड आने की वजह से बीम हमारी ऐसे बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी
तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि भाई बीम बैंड हो गई है, तो ऊपर वाले जो फाइबर होंगे वो कंप्रेशन में मानेंगे और नीचे वाले फाइबर तनाव की वजह से हम लोग टेंशन में मानेंगे। तो जब टेंशन में मानेंगे तो ऐसा होगा कि टेंशन जो आ जाएगा, तो ये इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, क्रैक, ऐसे क्रैक जैसी कंडीशन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये कंडीशन मान लेते हैं। तो देखो ये चीज है कि हमारी कंक्रीट टेंशन जोन में वीक होने की वजह से जो है यहां पर जो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि कंक्रीट हमेशा, मैंने अभी ऊपर बताया कि कॉम्प्रेशन में क्या होती है, स्ट्रांग होती है, सिंपल। टेंशन में क्या होती है, वीक होती है। ठीक, तो कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स को तो झेल लेगी, लेकिन टेंसाइल फोर्स को या टेंसाइल स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगी। ठीक है, तो फ्लेक्सुरल मेंबर टेंशन जोन में कंक्रीट वीक होने के कारण, वीक होने की वजह से क्या, टेंसाइल स्ट्रेस को क्या नहीं कर पाती है, रेजिस्ट नहीं कर पाती है। सिंपल, टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं कर पाती है। देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या जो भी जिस भी सोर्सेस को मुझे लगेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको सुनना है और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। कोई फालतू माइंड नहीं लगाना भाई कि मैं यहाँ क्यों ऐसे क्या, नहीं, सिंपल सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा सोर्सेज को यूज कीजिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। बुक जरूर पढ़नी है, बुक भी पढ़िए एक बार, उस लेक्चर सुनने के बाद बुक को जरूर पढ़ना है एक बार। उससे क्या होगा, आपके डबल क्लैरिटी आएगी, डबल सैचुरेशन आएगी और आप जल्दी से टॉपिक कवर कर पाओगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब भी जो भी फ्लेक्सुरल मेंबर होते हैं, जो भी फ्लेक्सुरल मेंबर कंक्रीट के बनाए जाएंगे, फ्लेक्सुरल मेंबर कोई भी जो भी कंक्रीट के बनाए जाएंगे, देखो टेंसाइल जोन में कंक्रीट वीक होने की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस भी नहीं कर पाएगी, रेजिस्ट नहीं कर पाएगी। तो यही रीजन है कि टेंसाइल जोन में टेंसाइल स्ट्रेस को, देखो यही रीजन होता है कि कंक्रीट कंप्रेशन स्ट्रॉन्ग, लेकिन कंक्रीट टेंशन वीक। कंक्रीट कंप्रेशन में तो स्ट्रांग है, टेंशन में वीक है। अगर टेंशन में वीक है, स्ट्रेस दोनों ही आएंगे, टेंसाइल और कंप्रेसिव, टेंसाइल और कंप्रेसिव, दोनों स्ट्रेस आएंगे। कंप्रेसिव तो वो तो झेल ही लेगी, टेंसाइल कौन झेलेगा? अगर कंक्रीट टेंसाइल या टेंशन में वीक है, अगर वीक है तो क्वेश्चन बना कि टेंसाइल स्ट्रेस कौन झेलेगा? ठीक है भैया, सीधा सा सिंपल समझ लो कि टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने के लिए, आपने कभी नाम सुना होगा स्टील, जिसको हम लोग जनरल भाषा में सरिया भी बोलते हैं। ये जो होता है, जो स्टील होता है, वो टेंशन में स्ट्रांग होता है। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेस को वियर करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं अपने फ्लेक्सुरल मेंबर में। ठीक है,
प्रेसिव को तो झेल लेगी कंक्रीट, लेकिन टेंसाइल को झेलेगा हमारा स्टील। दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होती है? प्रॉपर्टी सिमिलर सी होती है, लगभग एक्सपांशन होता है इसमें। तो सिमिलर प्रॉपर्टी होने की वजह से इन दोनों को एक साथ रखते हैं और एक कंपोजिट मटेरियल बना देते हैं, जिसको हम लोग आरसीसी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। तो यहां तक मुझे कोई ऐसा नहीं लगता समझ में नहीं आया होगा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमेशा जो कॉलम होते हैं, अब आगे आते हैं, ये जो कॉलम होते हैं हमारे, इसको आप लोग कॉलम ऐसे भी होते हैं, कॉलम ऐसे भी होते हैं सर्कुलर, कॉलम आपके इस तरह से भी होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल, एक्सेट्रा। इस टाइप के आपके कॉलम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमेशा देखो, कॉलम को जब भी आप कंसिडर करना या कॉलम देखते हो, जब भी कॉलम देखते हो आप, तो होता क्या है, कॉलम देखो ऐसे ही हमारा कॉलम है, कॉलम की सेंट्रल पॉइंट ये होगा, सेंट्रल एक्सिस यहाँ से पास कर रही होगी। हमेशा जब भी लोड आएगा, अब इसका 2D डायग्राम बनाते हैं, इस तरफ से देखने वाला, ऊपर से देखने वाला 2D डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये बना हमारा 2D डायग्राम, टॉप व्यू, सेंटर पॉइंट। ठीक है, लोड ऐसे आ जाएगा, सपोज दैट एक लोड आ रहा है, तो उस लोड को कैसा मानोगे? जो हमारा देखो कॉलम है, कॉलम इस तरफ ऐसे है, लोड भी ऐसे आएगा नीचे की तरफ ऊपर से। ये कौन सी है? ये होती है एक्सिस। हमेशा लोड सेंटर पे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, ये सेंट्रल एक्सिस हो गई। लोड आ गया, ठीक है, लोड कहां से पास हो रहा है? इंटेंसिटी लोड की, इंटेंसिटी लोड की सेंटर पे पास हो रही है, यानी कि एक्सिस पे पास हो रही है। ठीक है, एक्सिस पे पास हो रही है, तो उसको कैसा बोलते हैं, कैसा कॉलम हो जाएगा? एक्सियली लोडेड कॉलम, सिंपल। इसको हम लोग एक्सियली लोडेड कॉलम बोलते हैं। एक्सियली लोडेड कॉलम में ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ठीक है, कॉलम क्या है? कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर है। ठीक है, कैसे जनरेट होंगे स्ट्रेस? तो याद रखो, हमेशा स्ट्रेस जो जनरेट होंगे वो कौन से होंगे? एक्सियली कंप्रेसिव। ठीक है, तो जो कंप्रेसिव मेंबर है और एक्सियली लोड आ रहा है, तो एक्सियली लोड में कंप्रेसिव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होंगे? कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगे। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होंगे, बट वापस से बट क्यों? स्टील प्रोवाइड क्यों करते हैं इसमें? हम लोग स्टील क्यों देते हैं? कि अगर कंप्रेसिव मेंबर है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस ही आते हैं, टेंसिल स्ट्रेस तो आते नहीं है कॉलम में। आते कैसे हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव लोड आता है ऊपर से नीचे की तरफ, बट हम लोग स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं भैया? स्टील तो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने के लिए बनाई गई है, फिर भी क्यों? तो देखो, ऐसा इसीलिए अगर कॉलम, जो भी हमारा कॉलम होता है, अगर कॉलम कंक्रीट के तैयार किए जाएं, केवल ओनली कंक्रीट के तैयार किए जाएं कॉलम, और स्टील प्रोवाइड ना किए जाए, ठीक है, तो कॉलम के लिए जो जरूरी एरिया होता है ना, कॉलम के लिए जो नीडेड एरिया होता है,
कॉलम के लिए जो नीडेड एरिया होता है, वो कॉलम के लिए जो नीडेड एरिया होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम हो जाएगा और ज्यादा फ्लोर एरिया कवर करेगा, ज्यादा फ्लोर एरिया क्या करेगा? कवर करेगा। ज्यादा फ्लोर एरिया कवर करेगा, तो ज्यादा फ्लोर एरिया कवर करेगा जिससे हमारा क्या हो जाएगा? अनवांटेड स्पेस कवर होगा। अनवांटेड स्पेस, हमारा अनवांटेड स्पेस कवर होगा। तो अनवांटेड स्पेस कवर होगा तो भैया मटेरियल लग जाएगा। मटेरियल ज्यादा लग जाएगा, जब मटेरियल ज्यादा लग जाएगा तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। कॉस्ट ज्यादा आएगी तो बजट पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, काफी नेगेटिव इंपैक्ट है। तो इसीलिए इकोनॉमिकल बनाने के लिए, इकोनॉमिकल सेक्शन रहे, इसलिए हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं जिससे ज्यादा फालतू एरिया ना कवर हो और हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो काफी एरिया वेस्ट हो जाएगा। तो यहां तक ये चीज है। ठीक है, देखो अगर सिंपली देखा जाए तो होता यह है कि जो कॉलम होता है, कॉलम का जो लोड होता है, ठीक है, कॉलम का जो लोड होता है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकली क्या होता है? एक्सियली वर्क नहीं करता। कंप्लीटली एक्सियली वर्क नहीं करता। ठीक है, कंप्लीटली एक्सियली वर्क नहीं करता। तो फिर क्या होता है कि जो हमारा आईएस कोड है, जो हमारा आईएस कोड है, आईएस कोड भी मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी की जो लिमिट होती है उसको स्पेसिफाई करता है। भाई देखो, अब एक्सेंट्रिसिटी माइंड में आया होगा कि एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। सोम में पढ़ा है कॉलम के चैप्टर में। क्या होता है, सपोज ये इस तरह से हमारा कोई कॉलम है, ये इनकी एक्सिस है, ये यहाँ पे लोड आना चाहिए, ये एक्सिस पॉइंट है, बट कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ आता है। ठीक है, तो जितनी दूरी पे पॉइंट से जितनी दूरी पे लोड आ रहा है उसी को बोलते हैं एक्सेंट्रिक पॉइंट या एक्सेंट्रिक डिस्टेंस। ठीक है, ये जरूर याद रखना है आपको। तो कोड भी क्या करता है, कुछ ना कुछ आईएस कोड कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिसिटी की जो की लिमिट होती है वो स्पेसिफाई करता है। ठीक है, स्पेसिफाई करता है। तो वो मान के चलते हैं कि हमेशा कॉलम का जो लोड होता है वो कंप्लीटली प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाइए या देख लीजिए, जितने भी नॉर्मली हम लोग घर में देखते हैं कॉलम बनते हैं, इन पे लोड आता है, एक्चुअली नहीं मानते या होता नहीं है। ठीक है, वर्क नहीं करता है और करता ही नहीं है वर्क, एक्चुअली वर्क प्रैक्टिकली नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस पे नहीं करता है, कुछ ना कुछ एक्सेंट्रिक पॉइंट होता है कहीं ना कहीं कुछ दूरी पे। ठीक है, तो यही रीजन है, इसका भी रीजन है। रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि मिनिमम रेनफोर्समेंट जो है, मिनिमम इसकी भी एक लिमिट होती है, कितना मिनिमम होना चाहिए। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग कितना मिनिमम क्या चीज होती है कैसे, तो धीरे धीरे जाएंगे, सैचुरेट करेंगे धीरे धीरे। तो मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट कॉलम के अंदर
प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टील डालना है कॉलम के अंदर तो प्रोवाइड करने के लिए आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड भी कुछ ना कुछ कहता है कि इतना % आपको जो है स्टील प्रोवाइड करना ही करना है कम से कम कॉलम में, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं पे अपना रोकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आता है अपना, ये आगे बढ़ते हैं इसके। देखो भाई, कंक्रीट के कुछ ग्रेड होते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वो क्या बताता है, डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक, डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं। डिनोट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, ओके। सपोज दैट हमें कंक्रीट बताई गई M20 की हमारे पास कंक्रीट है, M क्या कहता है, M इज मिक्स, 20 क्या है, स्ट्रेंथ, कौन सी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, FCK, स्ट्रेंथ हमेशा 20, किसमें, न्यूटन पर mm², 1 mm² के एरिया पर इतने न्यूटन का लोड इसकी स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक है, ओके, कि इतने स्क्वायर एरिया पे इतना लोड झिल जाएगा। तो M20 इज द मिक्स ऑफ 20 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। देखिए यहां देखो, ये हमारा एक क्यूब होता है, हम लोग साइट पे टेस्ट करने के लिए तैयार करते हैं, ये क्यूब होता है, थोड़ा सा और सही से बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब होता है, डायमेंशन ऐसे होती है, इसको 150 mm, ठीक है, ये 150 mm और ये 150, ठीक, एंड हाइट विल बी सेम 150। ये हमारा क्यूब होता है। इस क्यूब के बारे में कही जाने वाली कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सुन लीजिए। पहला पॉइंट, 24 घंटे बाद मोल्ड को खोलकर, 24 घंटे बाद मोल्ड को खोलकर इस क्यूब को वाटर टैंक में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, वाटर टैंक में। किस टेम्परेचर में, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, कास्टिंग से 28 दिन के बाद क्यूब को पानी से निकालकर क्या कर लेते हैं, कितने दिन बाद, 18 डे।
निकालकर क्यूब को पानी से निकालकर क्या कर लेते हैं, एयर ड्राई कर लेते हैं, हवा में सुखा लेते हैं। अगला पॉइंट, फिर उसके बाद में उसकी कॉम्प्रेसिव, देखो क्यूब है, किसका है, कंक्रीट का है, क्या टेस्ट करेंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे उसकी, टेंशन में तो ऑलरेडी कमजोर होता है। और क्यूब को ही, जब हम क्यूब को बनाते हैं तो टेस्ट के लिए सैंपल जब बनाते हैं तो कम से कम 3 क्यूब लेते हैं, ठीक है, 3 क्यूब लेते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है, किस मशीन में, सीटीएम मशीन में, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, इसमें चेक की जाती है, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट, सीटीएम मशीन आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी होती है सीटीएम मशीन, साइट पे अवेलेबल होती है, ठीक है, जहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं वहाँ पे। तो ये उसके बाद में मैंने बताया 3 क्यूब लेते हैं, 3 क्यूब लिए, ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है, अगर 3 क्यूब की जो एवरेज स्ट्रेंथ है, अगर 3 क्यूब की एवरेज स्ट्रेंथ अगर 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आए, ठीक है, अगर 20 न्यूटन पर एमएम मशीन में चेक करने के बाद अगर तीनों क्यूब की स्ट्रेंथ का जो अगर एवरेज है वो इतना आए 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एवरेज स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ग्रेड कौन सा कहलाएगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट विल बी M20, ठीक है, M20, ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं अब, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कंक्रीट की हो गई, अब बात करते हैं स्टील की, इसकी स्टील की। अब बात करेंगे स्टील की, ठीक, ग्रेड ऑफ स्टील, भाई स्टील भी अलग अलग ग्रेड की होती है, तो ये भी जरूरी है जानना, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ स्टील, देखो ग्रेड ऑफ स्टील में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक होती है FE, The Financial Times is a daily 250, newspaper printed in broadsheet and published digitally. ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है। दूसरी बात, अगली हमारी होती है FE 415, ठीक है, उसके बाद FE 500, उसके बाद FE 550, ठीक, समझना यहाँ पे ये है कि जो 415 होती है उनको हम लोग बोलते हैं टोर बार, जो 500 होती है उसको बोलते हैं हम लोग TMT बार, ठीक है, और सेम 550 को भी TMT बार बोलते हैं। TMT क्या होता है, T थर्मो मैकेनिकली
ट्रीटेड, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार। ठीक है, तो जो ये वाली हैं ये हो गई TMT 415 टोर 250 माइल्ड स्टील, और ये वाली जो होती हैं 415, 500 और 550, ये होती हैं HYSD बार। ठीक है इंजीनियर्स, ये होती है HYSD बार्स। HYSD क्या है ये समझ लो। देखो सबसे पहले ये समझो, ये जानो कि जो Fe250 होती थी ना वो ओल्ड पैटर्न बेस्ड है, ओल्ड पैटर्न बेस्ड। ठीक है, और HYSD क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। आगे बढ़ते हैं। अब है क्या, Fe क्या है, Fe होता है फेरस। ठीक है, 250 और 500 क्या है यहाँ पे, वो है जैसे हमारी वहां पे थी कंक्रीट की, कंक्रीट की FCR कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, स्टील की हो जाएगी Fe, मैंने बताया फेरस, अगेन बताता हूं। ठीक है, और जैसे हमारे 250 था ना Fe250, ये Fe500, ठीक, ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, Fy इज इक्वल टू 250 या Fy इज इक्वल टू 500, किसमें, सेम न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में डिफीट पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया माइल्ड स्टील जो होती है वो Fe250 होती है, जो Fe250 होती है वो हमारी माइल्ड स्टील होती है। ठीक है, और किसके डायग्राम में, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है उसमें डिफीट पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट जो डिफीट पॉइंट होता है यानी कि फ्रैक्चर पॉइंट होता है वो प्राप्त होता है। तो फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है, बट फ्रैक्चर पॉइंट मिलता है लेकिन आपकी जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है, फ्रैक्चर पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील, खत्म। और जो HYSD बार होती है ना, HYSD जो बार होती है, हाई यील्ड
स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, HYSD जो बार होगी उसमें जो फ्रैक्चर पॉइंट होता है प्राप्त नहीं होता, मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी HY हाई यील्ड है। ठीक है, अब समझो अगर FE 250 की बात हो रही है तो हमारा यील्ड स्ट्रेस FY बराबर 250 न्यूटन पर mm² हो गया। अगर जो FE 415 है, 500 है और 550 है, इनको क्या बोलते हैं? प्रूफ स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? प्रूफ स्ट्रेस। स्ट्रेंथ किसमें? इसकी भी और इसकी भी न्यूटन पर mm² में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपना डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेंगे इस चीज को। ठीक, तो फाइनली आगे का जो लेक्चर होगा वो विद डायग्राम और थोड़ा सा आगे हम लोग क्लियर आउट करेंगे। ठीक है इंजीनियर्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये हमारा जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो फर्स्ट लेक्चर के बाद हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लस कुछ स्ट्रेंथ। ओके, सो गुड luck and all the best, and we'll be meeting next lecture.